देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं सीरिया की, जहां विद्रोही गुट ने कब्जा तो जमा लिया है, मगर उसके बाद सीरिया के आसमान से गोले बरसने लगे हैं। इजराइल के साथ अमेरिका और तुर्की सीरिया के अलग अलग हिस्सों में हमला कर रहे हैं, सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। हालांकि इन देशों को विद्रोही गुट से समस्या नहीं है, मगर खासतौर पर इजराइल को आशंका है कि सीरिया केमिकल हथियार सीरिया में मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त आतंकियों के हाथ में लग सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हो सकता है। इसलिए इजराइल की सेना सीमा पार करके राजधानी दमिश्क तक पहुंच गई है। आपको सीरिया पर हमले की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके साथ ही बताएंगे कि सीरिया में अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर किसने कमान संभाली है। यह भी समझेंगे कि मौजूदा हालात में सीरिया के सामने कैसे वजूद का संकट अब बना हुआ है, क्यों आशंका जताई जा रही है कि अलग अलग विद्रोही गुटों में तालमेल नहीं होने पर सीरिया टुकड़ों में बंट सकता है। इसके साथ ही देखिए, आपको असद की वो जेल भी हम दिखाने जा रहे हैं जिसके नाम से ही सीरिया में लोगों को डर लगता था। तो आइए शुरुआत करते हैं सीरिया पर हो रही बमबारी से। विद्रोही सैनिकों ने जब दमिश्क पर कब्जा जमाया तो सीरिया में लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी। वर्षों के संघर्ष के बाद उनको असद के शासन से अब फाइनली मुक्ति मिल गई थी, इसलिए जश्न लाजमी था। मगर तुरंत ही सीरिया का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। अमेरिका और इजराइल के साथ तुर्की ने अलग अलग इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। तीनों देशों का हमला विद्रोही सैनिकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इनको डर है कि अफरा तफरी में सीरिया में मौजूद हथियार, खास तौर पर अगर हम देखें तो केमिकल हथियार, कहीं आतंकी गुटों के हाथ ना लग जाए। सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है, इसलिए उसको सेना ऐसे ठिकानों को तबाह करने में लगी हुई है जहां पर केमिकल हथियार होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तेजी से बढ़ते हुए इजराइल की सेना राजधानी दमिश्क के करीब पहुंच गई है। सीरिया में सत्ता बदल गई, असद भाग गए और विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। मगर सत्ता बदलने से सूरत नहीं बदली है। कल तक विद्रोही सैनिक जंग लड़ रहे थे, अब इजराइल, अमेरिका और तुर्की सीरिया पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। सीरिया के एयरबेस और सैन्य ठिकानों समेत दूसरे इलाकों पर भी हवाई हमले हो रहे हैं। अमेरिकी सैनिक गश्त लगा रहे हैं। इजराइल की सेना भी सीरिया में एंट्री कर चुकी है। असल में सीरिया में सत्ता बदली तो शक्ति संतुलन भी बदल गया, और इसका नतीजा है कि सीरिया में इजराइल और तुर्की जैसे पड़ोसी देश एक्टिव हो गए हैं। खासकर इजराइल ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। 7 दिसंबर के बाद से लेकर इजराइल सीरिया में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। ज्यादातर हमले सीरिया के सैन्य ठिकानों पर किए जा रहे हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी, अमेरिका ने मध्य और तुर्की से जुड़े रेबेल फोर्स ने उत्तरी इलाके पर हमला किया है। ये बात ठीक है कि जब तक असद की सरकार थी, इजराइल और सीरिया में तनातनी थी, क्योंकि सीरिया इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह को समर्थन देता था। मगर अब असद की विदाई हो गई तो इजराइल को खुशी हुई है। उसने विद्रोहियों की जीत को ऐतिहासिक बताया। फिर सवाल है कि वो सीरिया पर हमले क्यों कर रहा है। असल में इजराइल की चिंता है सीरिया में मौजूद केमिकल हथियार। असद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने खिलाफ विद्रोह को कुचलने के लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था। आशंका है कि केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा इस वक्त सीरिया में हो सकता है। गुप्त ठिकानों पर पड़े इनके भंडार अगर ISIS और अलकायदा के आतंकियों के हाथ लग गए तो तबाही मच सकती है। ऐसा ना हो, इसलिए इजराइल ने उस ठिकाने पर हमला किया जिसे सीरिया में केमिकल हथियारों का सबसे बड़ा डिपो माना जा रहा है। हमले के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने असद में केमिकल हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया है। इजराइल की इस मुहिम में अमेरिका भी साथ है। On Israel, there's been reports that they've been striking suspected chemical weapon sites within Syria. What's the U.S. stance on that? Look, we believe it is important that the chemical weapons
stockpiles that we know the Assad regime was maintaining be locked down and that they be destroyed. And we will continue to work with our partners in the region. इससे पहले अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए। B-52 बॉम्बर और F-15E फाइटर जेट से किए गए हमले में ISIS के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इजराइल की तरह तुर्की की सीमा भी इजराइल से मिलती है और तुर्की की चिंता भी यही है कि केमिकल हथियार अगर आतंकियों के हाथ लग गए तो तबाही मच सकती है। इसलिए उसने भी SDF के दबदबे वाले इलाके पर ताबड़तोड़ हमला बोला। इन सभी हमलों का मकसद सीरियाई सेना के हथियारों को नष्ट कर इस क्षेत्र में बड़े खतरे को टालना है। असद के शासनकाल में सीरिया के पास बड़े पैमाने पर केमिकल हथियारों का जखीरा हुआ करता था, जिसमें सरीन गैस, विक्स एजेंट्स और मस्टर्ड गैस शामिल थी। ये जखीरा लगभग 1000 टन से अधिक बताया गया था। 2013 के घोटा हमले के बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW की निगरानी में सीरिया ने अपने केमिकल हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। फिर भी आशंका है कि सीरिया में बड़ी तादाद में रासायनिक हथियार मौजूद हो सकते हैं। असल में इजराइल की चिंता अपनी सुरक्षा से जुड़ी है। सीरिया पर कब्जा जमाने वाले हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के नेता अल जुलानी ने साफ कहा है कि वो केमिकल हथियारों का कतई इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर अल कायदा और ISIS के आतंकियों से डर बना हुआ है। जो केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि सीरियाई सेना के टैंक, फाइटर जेट, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके निशाने पर इजराइल हो सकता है। इसलिए इजराइल ने अपने हमले में सीरियाई सेना का MiG-29 विमान भी तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी खाक कर दिए गए। इजराइल सिर्फ हवाई हमले नहीं कर रहा, 50 साल बाद उसकी सीरिया के बॉर्डर में एंट्री हो चुकी है। गोलान हाइट्स के साथ लगे बफर जोन पर उसने कब्जा जमा लिया है और अब दावा है कि उसकी सेना राजधानी दमिश्क के करीब पहुंच चुकी है। इजराइल के टैंक और सैनिक सीरिया के भीतर नजर आ रहे हैं। इजराइल की मुहिम का मकसद है सीरिया के वैसे सभी हथियारों को खत्म करना जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें करीब 3000 टैंक हैं, 500 विमान हैं, करीब 50 युद्धपोत और 600 से ज्यादा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं। इजराइल का मकसद ऐसे तमाम हथियारों को तबाह करना है ताकि भविष्य में सीरिया में मौजूद कोई आतंकी गुट उनका इस्तेमाल ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सत्ता की अस्थिरता के बाद सीरिया में इजराइल के आगे बढ़ने से एक और अलग तनाव अब शुरू हो गया है। आशंका जताई गई है कि कहीं इजराइल सीरिया के हिस्सों पर कब्जा तो नहीं करना चाहता, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि गोलान हाइट्स और सीरिया के बीच बफर जोन में उसका कब्जा स्थायी है, यानी इजराइल बाद में यहां से हट जाएगा। लेकिन सीरिया के भविष्य को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता साफ तौर पर। अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि STS ने देश में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, मगर सीरिया में कई दूसरे गुट भी हैं, सभी ताकतवर हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसलिए आशंका ये भी है कि अगर तनातनी बढ़ी तो सत्ता के लिए जंग हो सकती है, यहां तक कि सीरिया टुकड़ों में बढ़ सकता है। रिपोर्ट देखिए जरा। सीरिया की सड़कों पर जश्न है क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद लोगों को असद के शासन से मुक्ति मिली है। करीब आधी सदी के बाद उस सरकार से निजात मिली है जो सेना और हथियार के दम पर चल रही थी। लेकिन क्या असद के जाने से सीरिया के हालात बदल जाएंगे? क्या सीरिया पर कब्जा जमाने वाला विद्रोही गुट HTS वहां स्थिर और अच्छी सरकार बना पाएगा? फिलहाल कोई भी दावा मुश्किल है क्योंकि सीरिया पहले से ही कई हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तरी सीरिया में सुन्नी मुस्लिमों का विद्रोही गुट HTS है, जिसका मकसद
सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। हालांकि अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानता है। मगर फिलहाल सीरिया में स्थिर सरकार बनाने का दावा एसटीएस ही कर रहा है। दमिश्क समेत बड़े शहरों पर इसका कब्जा है, लेकिन इसे एसडीएफ से चुनौती मिल सकती है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ की मौजूदगी उत्तरी पूर्वी इलाके में है। ये कुर्दिश विद्रोहियों का गुट है जो अलग देश की मांग करता रहा है और इसे अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है। सीरिया में इस वक्त एसटीएस और एसडीएस ज्यादा शक्तिशाली है, मगर इनके अलावा भी कई सैन्य गुट हैं। इनमें फ्री सीरियन आर्मी यानी एफएसए के अलावा आईएसआईएस का भी मध्य सीरिया में मौजूदगी है। असद के जाने के बाद से ये साफ है कि एसटीएस दमिश्क में बनने वाली सरकार में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या अलग अलग विद्रोही गुट आपस में मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे? इसके आसार कम है, क्योंकि सभी में गहरी दुश्मनी है। इन तीन समूहों के बीच गहरी दुश्मनी है। हो सकता है कि सत्ता पर कब्जा करने को लेकर इनके दरमियान ही जंग छिड़ जाए। सभी गुटों को अलग अलग देशों का समर्थन है और ऐसे में सीरिया युद्ध का मैदान बन सकता है। सिर्फ विद्रोही गुटों के टकराव की आशंका नहीं है। जानकार मान रहे हैं कि सीरिया में अलावी रेबेल ग्रुप्स यानी कि शिया विद्रोही गुट उभरेंगे और सीरिया के तटीय इलाकों में कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस वजह से भी जंग तेज हो जाएगी और मुमकिन है कि सीरिया अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए, जिस पर अलग अलग गुटों का वर्चस्व हो। सबसे बड़ा खतरा ये है कि हालात बेकाबू हुए तो सीरिया की सत्ता पर इस्लामिक स्टेट जैसा आतंकी संगठन हावी हो सकता है। एचटीएस का कनेक्शन भी अलकायदा से रहा है। ऐसे में आशंका ये भी है कि कहीं सीरिया आतंकी गुटों के कब्जे में न चला जाए और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ पश्चिमी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट हो सकता है। हालांकि उसके उलट ये उम्मीद की जा रही है कि एचटीएस के नेता जुलानी की अगुवाई में सीरिया में अच्छे दिन आ सकते हैं। चीजें बदलनी शुरू भी हो गई है। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली विद्रोही लड़ाकों को सत्ता सौंपने के लिए राजी हो गए हैं। खबर है कि एचटीएस के लीडर मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले उन्होंने सीरिया के इदलिब राज्य में एचटीएस की सरकार का नेतृत्व किया था। इस बीच विद्रोही सीरिया में कानून व्यवस्था संभालने लगे हैं। हंगामा और तोड़फोड़ पर कंट्रोल कर लिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि एचटीएस को लेकर राय बदल रही है। हालांकि अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन की लिस्ट में रखा हुआ है, मगर ब्रिटेन ने कहा है कि वो एचटीएस को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने पर विचार कर रहा है। यानी अगर सीरिया में हालात स्थिर हो जाते हैं तो ब्रिटेन जैसे देश एचटीएस को समर्थन दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यहां से अगर हम देखें तो सीरिया में अंतरिम सरकार अब जल्द ही कमान संभाल लेगी। अंतरिम प्रधानमंत्री के साथ सरकार के दूसरे सदस्यों का भी ऐलान कर दिया गया है। अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि सीरिया में सरकार का काम पहले की तरह चलने लगा है। धीरे धीरे चीजें जो है दुरुस्त हो रही हैं और नई सरकार का रुख क्या होगा, उसकी नीतियां क्या होंगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मगर एचटीएस दावा कर रहा है कि वो बेहतर सीरिया बनाएगा। विद्रोहियों ने कहा है कि वो महिलाओं पर कोई धार्मिक ड्रेस कोड नहीं थोपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सीरिया में सभी समुदाय के लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने की भी कसम खाई है। अब देखिए, अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में एचटीएस के विद्रोही राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद संगठन की छवि सुधारने में जुटे हुए हैं लगातार। कभी अल कायदा का सदस्य रहा जुलानी अब खुद को दुनिया भर में एक सुधारवादी के रूप में पेश जरूर कर रहा है। अगर वो वाकई में अपने कहे पर अमल करता है तो सीरिया में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।
देखिए, सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद लोगों की भीड़ सैदनाया जेल में पहुंच गई। अपनों की तलाश में सीरिया के कोने कोने से लोग इस डरावनी जेल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यह सीरिया का सबसे बदनाम सैदनाया जेल खाना है, जिसे इंसानों का बूचड़ खाना कहा जाता है। विद्रोहियों ने यहां पर धावा बोलकर कैदियों को छुड़ाया तो यहां की तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली थी। जमीन के अंदर बनी जेल के सेल में कई लोग बंद नजर आए। आरोप है कि असद के राज में 30,000 लोगों को इस जेल में मार डाला गया। रविवार को जब दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो उन्होंने सैदनाया सैन्य जेल से दर्जनों लोगों को रिहा किया, लेकिन ज्यादातर लोग अब अपनों की तलाश में जेल पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी। लोगों ने गलियारों में लगे लोहे के भारी दरवाजे खोले, मगर अंदर की कोठरियां खाली नजर आई। हथौड़ों, फावड़ों और ड्रिल की मदद से लोगों ने फर्श और दीवारों में छेद कर दिए। लोगों को लग रहा था कि काल कोठरी के गुप्त जगहों पर कोई चीज छिपाई गई हो, मगर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। और शासन काल में, और खासतौर पर अगर हम देखें तो 2011 में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद यह जेल बहुत बदनाम हो गई थी। राष्ट्रपति के प्रति असहमति जताने पर किसी को भी सैदनाया जेल में पहुंचा दिया जाता था। बहुत कम लोग ही वापस जेल से बाहर आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो इस दौरान हजारों लोगों को सामूहिक फांसी दी गई। इस जेल में कैदियों को लगातार यातनाएं दी जाती थी, पीटा जाता था और तकरीबन रोज ही कैदियों के शव इस जेल से निकाले जाते थे। अब जबकि सीरिया से असद भाग चुके हैं, सत्ता अब विद्रोही गुट के हाथ में है। ऐसे में इस जेल का सच पूरी तरह सामने निकल कर आएगा। हाँ, यह जरूर है कि जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है वो वापस नहीं आ सकते। फिर भी खुशी की बात यह है कि जुल्म की ये दास्तां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इस जेल में ही नहीं बल्कि लोगों पर कहीं भी जुल्म करने वालों की, अधिकारियों को सजा देने की बात भी अब कही जा रही है। विद्रोही गुट के नेता अल जुलानी ने कहा है कि सीरियाई लोगों पर अत्याचार करने वाले वांटेड अधिकारियों की लिस्ट जल्द जारी होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।